आज फिर आपके सामने जीसी बुंदेला फिर लेकर आया है आपका नया प्रकरण, नया टॉपिक, नया अध्याय, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं वर्ण विचार। अब इसी वर्ण विचार को आगे बढ़ाते हुए आप देखिएगा कि हम कल भी पढ़ रहे थे और आज भी पढ़ेंगे। कल अपन ने पढ़ा था वर्ण विचार। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने वर्ण विचार में वर्णों के बारे में पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, वर्णों की संख्या कितनी होती है, वर्णमाला में संख्या कितनी होती है, देवनागरी लिपि में कितनी होती है। उसी के अध्याय को आगे बढ़ाते हुए कल अपन ने बात की थी स्वरों की कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है। प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, अब आप देखेंगे कि कल अपन ने पढ़ा था स्वर, तो स्वर थे हमारे 11 और हमने इन 11 स्वरों को 5 भागों में बांटा। 5 भागों में बांटने के बाद में फिर अब उस 5 भागों को बांटने के विवाद अब आपके सामने आते हैं कि जो स्वर हमने लिए थे, पहला हमने लिया था जिह्वा की स्थिति के आधार पर, दूसरा हमने लिया ओष्ठाकृति के आधार पर, तीसरा लिया मुखाकृति के आधार पर, चौथा लिया उच्चारण स्थान के आधार पर और पांचवा लिया उच्चारण समय के आधार पर। इस प्रकार ये 5 भागों में अपन ने स्वरों को बांटा। अब इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए स्वरों के बाद में अब आते हैं हमारे पास 2 वर्ण और हैं जिनको हम, कोई तो इनको स्वर बोलते हैं, कोई इनको व्यंजन बोलते हैं, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ये ना तो स्वर हैं और ना ही ये व्यंजन हैं। नेक्स्ट जो अध्याय है हमारा, उसमें अपन पढ़ेंगे अब अयोग्यवाह वर्ण। मित्रों, ये अयोग्यवाह वर्ण है क्योंकि इनको अगर हम देखें तो अ का मतलब होता है नहीं और योग का मतलब होता है मेल, यानी कि ना तो इनका स्वरों में मेल होता है और ना ही इनका व्यंजनों में मेल होता है, इसीलिए हम इनको अयोग्यवाह वर्ण कहते हैं। इन अयोग्यवाह वर्णों को हमने 2 भागों में बांटा है। एक बांटा है हमने अनुस्वार और एक बांटा है विसर्ग। याद रहे, अनुस्वार का यदि हमें उच्चारण करना हो तो याद रखना इस अनुस्वार का उच्चारण करते समय हमारी जो वायु है वो नाक से बाहर निकलती है। साथ में दूसरा आता है हमारा ये विसर्ग वाला। याद रहे मित्रों, ये विसर्ग है और ये जिस भी वर्ण के बाद लगता है उसके बाद इसका उच्चारण आधे है यानी हल के अनुसार होता है। इसलिए हम इन दोनों वर्णों को ना तो स्वर मानते हैं और ना ही व्यंजन मानते हैं। इनका अगर हम देखें तो देखिए, नाक हो गई हमारा, ये उच्चारण जो होता है वो हमारा होता है नाक, यानी कि आपका नाक, और ये जो उच्चारण है के अनुसार, यानी कि आपका है आधा के अनुसार होगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, अभी अपन ने कल पढ़ा था, एक पढ़ा था निर्नुनासिक, दूसरा था हमारा अनुनासिक। याद रहे, निर्नुनासिक वो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण मुंह से होता है और अनुनासिक वो होते हैं जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है, और अनुस्वार वो होता है जिनका उच्चारण सिर्फ नाक से होता है। देख लीजिएगा, मैं आपके सामने उच्चारण करके बताता हूं। अगर हम इस खाली अ का उच्चारण करेंगे तो ये हमारे पूर्ण मुख से उच्चारित होता है। दूसरा, अगर हम मान लीजिएगा इसका उच्चारण करेंगे तो ये हमारा नाक से उच्चारित होगा, और यदि हम इसका उच्चारण करेंगे तो किसी भी वर्ण में अगर हमने प्रातः लिखा तो हम इसका उच्चारण प्रातः बोलेंगे, अगर हम इसको लिखेंगे प्राय तो हम इसका उच्चारण प्राय बोलेंगे। इसलिए ये विसर्ग कहलाता है और ये अनुस्वार कहलाता है। ये हमारा होता है निर्नुनासिक, ये होता है हमारा अनुनासिक। निर्नुनासिक मुंह से उच्चारित होता है, अनुनासिक हमारा नाक और मुंह से उच्चारित होता है। हाँ, तो प्रिय मित्रों, ये था हमारे पास में निर्नुनासिक, अनुनासिक और अनुस्वार और विसर्ग। अब इसी वर्ण के प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए
अब हम इसके स्वर के बाद दूसरा, यानी कि वर्णों को हमने जो दो भागों में बांट रखा था, एक बांटा था हमने स्वर में और एक बांटा था हमने व्यंजन में। अब हम इस दूसरे प्रकरण की ओर बढ़ रहे हैं। पहला हमारे पास में स्वर था, हमने स्वरों को विभाजित किया, स्वरों को बांटा और स्वरों को अलग अलग तरीके से आपको बताया। अब आते हैं हम व्यंजन पर। तो व्यंजन कहते किसको हैं, कितने होते हैं, किस किस तरीके के होते हैं, कैसे इनको लिखा जाता है। तो व्यंजन, देखिए सबसे पहले तो हम आपको बात बताते हैं व्यंजन। आप मुझे बताइएगा कि व्यंजन का अर्थ क्या है। हिंदी कहती है आपसे कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अगर आपने हिंदी पढ़ा है और अगर आपने उसकी जानकारी की है तो आपको पता होगा, तो व्यंजन जो शब्द लिखा है, इस व्यंजन शब्द के कितने अर्थ निकाल सकते हैं हम। देखिए बच्चों, हम इस व्यंजन के तीन तरीके से इसके अर्थ निकाल सकते हैं। सबसे पहला हम व्यंजन कह सकते हैं वो पकवान जिनको हम खाते हैं, ये व्यंजन है, हम खाते हैं। ये तो शुक्र है कि इस समय महामारी का दौर है, नहीं तो अब तक आप लोग और हम लोग कहीं न कहीं खाते ही मिलते। तो मित्रों, पहला था व्यंजन, पकवान को कहा। दूसरा वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उनको हम व्यंजन कहते हैं। और तीसरा आपके सामने हिंदी कहती है कि अगर आपको अर्थ नहीं निकले तो तोड़ दो, शब्दों को तोड़ दो, तोड़ने के बाद फिर आप इनके अर्थ निकालेगा। इस व्यंजन का, ये व्यंजन एक तो था हमारे पास में पकवान, दूसरा था वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और तीसरा जो आता है कि ये व्यंजन वो है जो आंखों में लगाया जाता है। सोचते होंगे बच्चों कि ये क्या चीज है जो आंखों में लगाया है, ये कहां से आ गया। प्यारे मित्रों, अगर हम इसे व्यंजन के टुकड़े करें तो वी प्लस अंजन बनता है, और वी का अर्थ होता है विशेष, और अंजन का मतलब होता है काजल, यानी विशेष प्रकार का काजल व्यंजन कहलाता है। सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी हम व्यंजन का प्रयोग करते हैं, बोलने के लिए भी हम व्यंजन का प्रयोग करते हैं, और खाने के लिए भी हम व्यंजन का प्रयोग करते हैं। अब आपसे यदि कोई पूछ ले कि बताइएगा काजल का अर्थ क्या है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हिंदी, एक ही शब्द में से अनेक अर्थ निकलते हैं, इसीलिए इसमें अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो बताइए बच्चों, काजल का अर्थ क्या है। देखिए, अब काजल की बात करते हैं हम। यहां तो विशेष प्रकार का अंजन हो गया, अब काजल को भी हम अगर टुकड़ा करें तो काजल के भी दो हो जाएंगे, का प्लस जल। और का मतलब होता है बुरा और जल का मतलब होता है पानी। जब हम काजल को आंखों में लगाते हैं तो हमारे आंखों में से बुरा पानी बाहर निकलता है। ये कहलाता है आपका हिंदी। यानी एक एक शब्द को तोड़ करके हम लोग लाए, तब जाकर के हमें इन शब्दों का अर्थ निकल के आता है। तो ये कहलाता है। अब जो हम पढ़ रहे हैं प्रकरण, हमारा वर्ण प्रकरण चल रहा था, और उस वर्ण प्रकरण में हमने पढ़ा था स्वर, स्वरों को बांट दिया। अब बांटते हैं हम उसके बाद व्यंजन को। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। देखो, बिना स्वरों के लिख सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। यदि मैं आपके सामने लिखूंगा तो बिना स्वर के लिख सकता हूं, लेकिन यदि मैं इसका उच्चारण करूंगा तो बिना स्वर के उच्चारण नहीं कर सकता। इसलिए याद रखना कि हम इसको भी व्यंजन ही कहेंगे, और अगर स्वर सहित हो जाएगा तो भी हम इसको व्यंजन कहेंगे। तो व्यंजन वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब आते हैं कि इनकी संख्या होती कितनी है। देखिए, हमने पढ़ा था 44, 11 हमने स्वर निकाल दिए, अब बच गए हमारे पास में 33, यानी कि व्यंजनों की संख्या है हमारे पास में 33। इन व्यंजनों को हमने 3 भागों में बांट दिया। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा ऊष्म व्यंजन। पहला है स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन।
सबसे पहले बात करते हैं हम स्पर्श की। स्पर्श का मतलब होता है छूना। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। वे व्यंजन जिनको बोलते समय, वे व्यंजन जिनको बोलते समय मुख के कोई दो भाग आपस में छुए, वे व्यंजन या वे वर्ण जिनको बोलते समय मुख के कोई दो भाग आपस में छुए, उन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ये संख्या में होते हैं 25। इनकी संख्या क्या है? 25, जिन्हें हम 3 यानी कि 5 भागों में बांटते हैं, जिन्हें हम 5 भागों में बांटते हैं। अर्थात स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इनको 5 भागों में बांटा जाता है और पांचों भाग के आधार पर ही इनका उच्चारण स्थान बाहर आता है। तो पहले अब हम बात करते हैं स्पर्शी, उसके बाद में जो आता है वो अंतस्थ होता है, उसके बाद आता है ऊष्म। इनसे पहले हम स्पर्श की बात करेंगे। स्पर्श 25 हैं। 25 को हमने 5 भागों में, पांच भागों में विभाजित किया। सबसे पहला है हमारे पास में कंठवर्ण यानी कि क वर्ग। दूसरा होता है हमारे पास में च वर्ग। तीसरा होता है ट वर्ग। चौथा होता है त वर्ग और पांचवा होता है प वर्ग। यानी इन 25 को हमने 5-5 के वर्ग में बांट दिए। अब इनमें होता कौन कौन सा है? तो याद रहे, पहला है क, ख, ग, घ और अणे। याद रहे, इसको अणे खाली नहीं बोला जाता। क, ख, ग, घ, अणे। इसके बाद होता है हमारे पास में च, छ, ज, झ और ये होता है। यानी कि इसको अणे, इसको ये बोला जाता है। तीसरा आता है ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ और अणे। इसे कहते हैं हम अणेक खाली। चौथा होता है त, थ, द, ध और न। पांचवा होता है हमारा प, फ, ब, भ और म। ये 5 वर्गों में हमने 25 वर्णों को बांटा है। अब देखिए बच्चों, यहां हम कह रहे हैं स्पर्श का मतलब होता है छूना। तो ये कौन कौन से मुख के कौन कौन से भाग हैं जिनसे इसका स्पर्श होता है? हमने पहला लिया क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और पांचवा। अब ध्यान दें प्यारे मित्रों, आपको पता होगा ये जो आपके सामने नंबर 5 देखिएगा, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5। अब आपसे जो प्रश्न करेगा, सबसे पहले जो आपसे प्रश्न करेगा कि सबसे पहला प्रश्न है कि कैसे लेकर मैं तक के व्यंजनों को क्या नाम दिया है? तो उत्तर होगा हमारा स्पर्श व्यंजन। कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। पहला वर्ग क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग, पांचवा प वर्ग। अब आपसे प्रश्न फिर करेगा कि बताइएगा पहले वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा है, दूसरे का तीसरा कौन सा है, चौथे का पांचवा कौन सा है, पांचवे का तीसरा कौन सा है। ये आपको याद करना है और इन्हीं से आपकी संधि होगी। क्योंकि जब अपन संधि पढ़ेंगे उस समय आप लोग ध्यान देना कि जब स्पर्श आपको जब संधि पढ़ाई जाएगी, स्वर संधि, उस स्वर संधि में आपके सामने होगा कि स्वरों के मेल से, यानी जहां स्वर स्वर मिलके आएंगे स्वर संधि कहलाएगी, और जहां व्यंजन संधि में व्यंजनों का मेल होगा वहां व्यंजन संधि होगी, और जहां विसर्ग का मेल होगा वहां विसर्ग संधि होगी। तो व्यंजन संधि में आपके पास में नियम आएंगे। किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलता है। इसलिए आपको याद रखना है कि कौन सा वर्ण कौन से का है। तो पहले का है क ख ग घ अणे, दूसरे का छ छ ज झ य, तीसरे का ट ठ ड ढ ण, चौथे का त थ द ध न और पांचवे का प फ ब भ म। ये आपके 5 वर्ण हैं और पांचों वर्गों में बांटा। अब सामने आया है आपके 5 वर्ण। याद रहे प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण
नाक से उच्चारित होता है, और जब नाक से उच्चारित होता है तो हम इन सभी वर्णों को अनुस्वार कहते हैं। यदि हमने किसी भी शब्द को लिखा, यदि मैं इसको लिखूं कि ये गंगा है, अगर इस गंगा को अपना वर्ण देना है, अपना व्यंजन देना है या अपना उच्चारण देना है तो कौन से, तो याद रखें जिस वर्ण के ऊपर बिंदु आता है यानी अनुस्वार आता है वो अगले वाले वर्ण का पांचवा वर्ण कहलाता है। यहां हमारे पास में ये ग आ रहा है तो इस ग का पांचवा वर्ण ये होगा, इसलिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके सामने ये आ गया चंचल, हर वर्ग का अनुस्वार अगले वाले वर्ण का पांचवा वर्ण कहलाता है। हम इसका भी उच्चारण करेंगे तो सेम यही होगा, इसी का पांचवा होगा, और जब हम इसको लिखेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो याद रहे ये पांचवा जितना भी वर्ण आया है ये अनुस्वार कहलाता है और ये नाक से उच्चारित होता है। अब बात आती है कि हम इनको स्पर्श कह रहे तो कहाँ कहाँ से छू रहा है। सबसे पहले बात आती है हमारे कंठ से, यानी कि हमारे पास में जो आ रहा है क वर्ग, इस क वर्ग को कहाँ से उच्चारित किया जाता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, पहला यदि हम इस क वर्ग का उच्चारण करेंगे तो याद रहे ये उच्चारण होता है कंठ व जिह्वा का मध्य भाग स्पर्श, यानी कि हमारा जो कंठ है यहां से वायु। एक चीज और मैं पूछता हूं आप लोगों से, जितने भी स्वर व्यंजन हैं क्या मुझे बता सकते हो इन सभी स्वर व्यंजनों का उद्गम स्थल क्या है? कोई भी, जितने भी हम स्वर व्यंजन पढ़ते हैं इनका उद्गम, एक उत्पत्ति होती है, उद्गम होता है, इनका उद्गम कहां से होता है? तो उद्गम स्थल कौन सी जगह है, कहां से इनका उत्पत्ति होती है, कहां से निकल के आते हैं ये, तो बताइएगा कहां से होगा। प्यारे मित्रों मैं आपको बताता हूं कि इन सभी व्यंजन या वर्ण या जो भी है हमारे स्वर व्यंजन, इन सब का उद्गम स्थल है नाभि। क्योंकि हम जितने भी वर्णों का उच्चारण करते हैं हमारी नाभि से अटैक होता है और सीधा श्वास नली के माध्यम से मुख से बाहर निकलता है। यहां से उच्चारण करना होता है तो पहला है कंठ व जिह्वा का मध्य भाग स्पर्श। यदि हम क ख ग घ का उच्चारण करेंगे तो हमारी जिह्वा का मध्य भाग इस तरीके से होता है। याद रखना ये जो आपको दिखाई दे रहा है मेरा हाथ, ये बिल्कुल साफ एकदम सीधा है, लेकिन जैसे ही हम क का उच्चारण करेंगे अगला भाग नीचे, पिछला भाग नीचे, बीच का भाग ऊपर, और जैसे ही वायु आएगी यहाँ से वायु टच करके जाएगी, इसीलिए कंठ व जिह्वा का मध्य भाग होता है। नंबर 2 ये आता है हमारा छ वर्ग। हम इसका यदि उच्चारण करें तो याद रहे ये आपका उच्चारण स्थान है तालु व जिह्वा का अग्रभाग स्पर्श, यानी कि तालु, हमारे दांत के ऊपर तालु है, दांत के ऊपर हमारी जो है वर्ष है, वर्ष के ऊपर जो है तालु है। जैसे ही हम छ का उच्चारण करेंगे आप उच्चारण करके देखिएगा, वायु बाहर मत निकालिएगा और आप देखिए आपकी जिह्वा जो है तालु में लगी हुई है। जैसे ही आप नीचे डालोगे वायु बाहर, आपकी जिह्वा नीचे आ जाएगी, इसलिए कहते हैं तालु व जिह्वा का अग्रभाग स्पर्श। तीसरा है टे वर्ग। टे वर्ग का यदि हमने उच्चारण किया तो इसका उच्चारण होगा मूर्धा। मूर्धा व जिह्वा का अग्रभाग स्पर्श, यानी कि अब हम इसका उच्चारण करें तो मूर्धा, देखिए मूर्धा कहते हैं सिर को, लेकिन याद रहे बाहर से नहीं अंदर से। कहीं आप बाहर से समझ लें और जीभ को ज़्यादा निकाल करके और चिपकाने की कोशिश करें तो जिह्वा नहीं आएगी। हाँ एक कोशिश हो सकती है, अगर आप एक दूसरे के मिल करके एक दूसरे के टच करें तो हो सकता है कि ये काम हो सकता है आपका। अगर एक दूसरे के लिए जैसे किया था ना एक बार दानव और जो है देवताओं में भोज पर बुलाया गया था और उस समय ये कहा था कि बिना खौनी मोड़े लड्डू खाना है, तो राक्षसों ने ऊपर फेंकना शुरू किया और देवताओं ने एक दूसरे को दिया। तो आप भी देवताओं और देवियों से कम नहीं है,
जो भी बैठे हुए हैं मुझे तो ये सब देवी और देवता लगते हैं, क्योंकि जिस जगह आप बैठे यहाँ पर आप लोग जो हैं एक ग्राहक हैं, और ग्राहक जो होता है वो देवता होता है। तो इसलिए ध्यान रहे, आप लोग एक दूसरे से खींच खींच कर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, अंदर से। कैसे लगाना है देखिएगा। मूर्धा यानी जैसे ही आप लोग जिह्वा यानी इस ट का उच्चारण करोगे तो ट के उच्चारण में श्वास के साथ आपकी जिह्वा पीछे आएगी। जैसे ही जिह्वा पीछे आएगी, आपका जीभ का अगला हिस्सा ऊपर सिर की तरफ जाएगा, और जैसे ही आप उच्चारण करोगे जिह्वा घुमाकर वायु को बाहर फेंक देगी। ये कहता है मूर्धा। मूर्धा का मतलब होता है मुड़ना या सिर कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा तैवर्ग, और तैवर्ग का उच्चारण होता है दांत व जिह्वा का अग्रभाग स्पर्श। अब इसका हम उच्चारण करेंगे तो हमारी जिह्वा जो है वो दांत में टच करेगी, इसलिए इसको हम दांत व जिह्वा का स्पर्श करते हैं। और इसके बाद में आता है हमारा नंबर 5। इसका यदि हम करें तो ओष्ठ का ओष्ठ से स्पर्श। अगर हम एक होठ को अपने हाथ में ले लें और फिर हम बोले तो शायद हमसे ये कोई भी वर्ण नहीं उच्चारित होगा, क्योंकि इनका उच्चारण ही दोनों होठों से। अब इस तरीके से ये उच्चारण स्थान हुआ, ये इनका वर्ग हुआ। अब आपके सामने आते हैं कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा बता देता हूं आपको। अब यहां से मैंने पहले ही पूछा था आपसे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आपने कहा 25। स्पर्श का अर्थ क्या होता है? छूना। स्पर्श व्यंजनों को कितने भागों में बांटा है? 5। पहला वर्ग होगा क वर्ग, दूसरा होगा च वर्ग, तीसरा ट, चौथा त और पांचवा। कैसे लेकर मैथक के व्यंजनों को क्या कहेंगे हम? स्पर्श व्यंजन। अगर आपसे कहा कि पहले वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा होगा तो ख होगा, दूसरे वर्ण का चौथा वर्ण कौन सा होगा तो झ होगा, तीसरे वर्ण का तीसरा वर्ण होगा तो आपका ड होगा। तो ये इस तरीके से आपके प्रश्न करेगा। इसके अलावा आपसे प्रश्न करेगा कि बताइए कि कंठ व जिह्वा से कौन सा वर्ग उच्चारित होता है। तो प्यारे मित्रों, पहला प्रश्न का उत्तर है और वो है हमारा क वर्ग। आपसे पूछ लिया गया कि मूर्धा व जिह्वा से कौन सा होगा, तो सीधा सा आपका ट वर्ग। अगर आपका ओठ से ओठ होता है तो उत्तर होता है हमारा प वर्ग। यहां से भी पूछेगा, इधर से भी पूछेगा। प्रश्न पूछने का कोई वो चित नहीं, कहीं भी पूछ सकता है, वो आगे से भी पूछ सकता है, वो पीछे से भी। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि एक बार सब इंस्पेक्टर में अभी जो हुआ था इससे पहले वाला, उसमें एग्जाम में पूछा गया था एक प्रश्न कि ये 4 वर्ण दिए हुए थे, उसमें ये 4 वर्ण दिए हुए थे और चारों वर्णों में से पूछा गया कि बताइए यदि नीचे के होठ को काट दिया जाए तो कौन सा वर्ण नहीं भूलेगा। ये प्रश्न था सब इंस्पेक्टर पीएसआई में, अपने राजस्थान का जो पीएसआई का एग्जाम हुआ उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि बताइएगा इन चारों वर्णों में से कि अगर नीचे के होठ को काट दिया जाए तो कौन सा नहीं भूलेगा। तो सीधा सा उत्तर है ओठ से भूलने वाला है प वर्ग, और प वर्ग का जो भी वर्ण होगा अर्थात ब इसका राइट आंसर होगा। हाँ तो बच्चों, अभी अपन ने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन। अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। देखिए अंतस्थ का मतलब क्या है? अंतस्थ का मतलब होता है मध्य में। स्पर्श का मतलब छूना, अंतस्थ का अर्थ होता है मध्य में। ये व्यंजन ऐसे होते हैं जिनको बोलते समय वायु कम समय के लिए मुंह में रुकती है, कम समय के लिए मुंह में रुकती है। इनकी संख्या 4 है, जिसे सब जानते हैं, ये, रे, ले और वे। ध्यान दें, ये रे ले वे संस्कृत में ये रे वे ले होता है, जबकि हिंदी में ये रे ले वे होता है। तो ये 4 वर्ण हुए, यहाँ 25 हुए, 4 ये हो गए। अब आते हैं हम ऊष्म पर। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, अंतस्थ का अर्थ होता है मध्य में रहना, और ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। ये व्यंजन ऐसे होते हैं जिनको बोलते समय वायु कुछ समय के, देखिए यहां कम समय के लिए, यहां कुछ समय के लिए, इसका मतलब ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो कुछ समय के लिए मुंह में रुकती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं।
यानी कि 25 होते हैं हमारे स्पर्श, 4 होते हैं अंतस्थ और 4 होते हैं हमारे ऊष्म, और टोटल हो जाता है वही हमारा 33 जो व्यंजनों की संख्या है। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श, श, श और है, श, है, श और श, 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 से और है, श, श, श और है। अब बताइए इनमें से आपके सामने प्रश्न आ गया है कि ऊष्म व्यंजन गर्म होते हैं, उच्चारण करेंगे तो वायु हमारे मुंह से गर्म निकल के आएगी, ये संख्या में 4। तो बच्चों बताइए इनमें से कौन सा सही क्रम है जो ऊष्म व्यंजन का है? तो बताइए कौन सा वाला सही है? पहला है से है, दूसरा से है, से है, तीसरा से। हाँ तो बताइएगा। तो शायद मैं समझता हूं कि बच्चों आप लोग एक ही बात कहेंगे, सर ए और डी सेम है। ध्यान से देखिएगा, ए और डी सेम है, बिल्कुल सेम लग रहे होंगे, लेकिन आप ध्यान दें, ए से और से में अंतर। लगा पता कि शे किस तरीके से काटा जाता है? ये से नहीं है, इसको ऐसा नहीं काटा जाता, इसको ऐसा काटा जाता, इसलिए राइट आंसर आपका डी है। अब बात आती है कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। यानी कि आपके सामने जो से दिए, तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही था, तीसरा भी सही है, चौथा भी, तो इनमें से क्रम गलत था, लेकिन बनावट और क्रम जो है वो सही आपका चौथा है। अब आता है कि चौथे वाले को हमने सही कर दिया, अर्थात आपका जो है श और है। अब ये 4 वर्ण एक जैसे हैं, यानी कि इनको हम ऊष्म व्यंजन कह रहे हैं, से एक जैसे उच्चारण कर रहे हैं, जबकि बनावट तो इनकी सबकी अलग अलग है। जब बनावट अलग है तो उच्चारण भी अलग होगा। याद रहे, अगर हम श का उच्चारण करेंगे तो याद रहे इसका उच्चारण तालु से होता है, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसका उच्चारण दांत से होता है और इसका उच्चारण कंठ से होता है। साथ में याद रहे, यदि य का उच्चारण करोगे तालु से होगा, रे का ये रे जो आएगा तो मूर्धा से होगा, ले का करोगे तो दांत से होगा, लेकिन यदि वे का उच्चारण करोगे तो दंतोष्ठ से होता है। इसलिए ये और शे दोनों को तालव व्यंजन कहते हैं, शे और रे को मूर्धा व्यंजन कहते हैं, से और ले को दंत व्यंजन कहते हैं, है को कंठ और वे को दंतोष्ठ कहा जाता है। तो ये थे हमारे पास में 33 व्यंजन। हमने पढ़े 11 स्वर और 33 व्यंजन, और साथ में हमने 2 पढ़ लिए जिनका नाम था अयोग वाहा वर्ण। अब 11 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए, 2 अयोग वाहा हो गए। अब इसके बाद में हमने बताया आपको कि 44 भी हैं, 48 भी हैं और आपके 52 भी हैं। इसी प्रकरण को आगे लेते हुए चलते हुए बताते हैं कि अब आते हैं हम नेक्स्ट, अगला जो प्रकरण, अगला जो टॉपिक है वो है आपका संयुक्त व्यंजन। अभी हमने व्यंजन पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे हम संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? पहले तो हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की, कि संयुक्त व्यंजन कहते किसको है? कि 2 या 2 से अधिक वर्ण, यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि इस वाले व्यंजनों में 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलेंगे तब जाकर के संयुक्त व्यंजन बनता है, और इनकी संख्या 4 है। ये 4 कौन कौन से हैं? तो देखिएगा 4 व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? पहले हम बात कर रहे हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन में हमारे पास में एक आता है क्षय, एक आता है त्रय, एक आता है ज्ञ, एक आता है श्रेय और एक है हमारा देय। अब देखिए, हम कह रहे हैं 4, ये आ रहे हैं 5। अब कैसे कहें कि 4 कौन से 5 कौन से? याद रहे, ये 3 हम पढ़ते आ रहे हैं, इसको हमने प्लस कर दिया, ये अभी जुड़ा नहीं है, लेकिन हिंदी में ये काम आता है।
यानी कि अगर हम विद्यालय लिखेंगे तो काम आएगा, विद्यार्थी लिखेंगे तो काम आएगा, उद्योग लिखेंगे तो काम आएगा। तो कहने का मतलब ये 4 वर्ण हैं, इन चारों वर्णों की हम व्याख्या करते हैं संयुक्त व्यंजन। सबसे पहला प्रश्न तो आता है कि 6 क्षत्रिय किस किस वर्ण के मेल से बना हुआ है। तो याद रहे, पहला जो वर्ण है ये बनता है क और श के योग से, दूसरा ये बनता है त और र के योग से, तीसरा ये बनता है ज और य के योग से, ये बनता है स और र के योग से, और ये बनता है द और य के योग से। अब प्रश्न आता है कि 6 क्षत्रिय किस किस के योग से बना, तो क और श। याद रहे, क हल होगा, कहीं ये नहीं कि इसको पूरा लिख के जाएं, ये आधा होता है, स्वर रहित होता है, इसलिए क और श इन दोनों के मेल से बनता है छ। तय त्रिशूल जो बना है ये तय आधा होगा, हल होगा, और र होगा, त्रय बनेगा। गे ज्ञानी जय और य से बनता है, और से और रेग से पूछे तो श्रय बनेगा, दे और य से पूछेगा तो दे बनेगा। तो ये तो इधर से प्रश्न पूछेगा इधर उत्तर होगा, और इधर से प्रश्न पूछेगा इधर उत्तर होगा। अब आता है इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो इन चारों पांचों वर्णों का जो उच्चारण स्थान है, सबसे पहला छ, इसका उच्चारण स्थान याद रहे किस किस के योग से बना हुआ है, क और श, यानी 2 वर्ण मिले हुए हैं, और इसको भी अगर हम तोड़ दें तो इसके अंदर से भी हम लोग ए ध्वनि को निकाल सकते हैं। हर एक में से ए निकल सकता है, इसका मतलब 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, 2 वर्णों के मेल भी हो सकता है। तो इनका उच्चारण कहाँ है, तो सबसे पहले बात करते हैं कै की। तो कै का उच्चारण होता है कंठ, और श का उच्चारण होता है मूर्धा। इसका मतलब 6 क्षत्रिय जो उच्चारित होता है वो क और यानी कंठ और मूर्धा से होगा। दूसरा अगर हम करें तैत्रिशूल का, तो तैत्रिशूल हमारा जो उच्चारित होता है तय, तय हमारा होता है दांत से, और रे होता है हमारा मूर्धा से। तय तय थे दे धे जो आते हैं दांत से उच्चारित किया, दंत्य वर्ण थे, और ये हो गया मूर्धा से, तो ये बन गया दांत और मूर्धा। तीसरा जय, ये हमारा आता है तालु से, और ये जो बनता है ये बना है नासिक से। इसका मतलब है ये हमारा उच्चारण होगा तालु और नाक से। इसके बाद में आता है हमारा शय, शय जो होता है ये तालु से होता है, और रे जो होता है वो मूर्धा से होता है, अर्थात इसका भी उच्चारण जो होगा वो तालु और मूर्धा से होगा। और लास्ट में जो बचता है दे आया, दे होता है आपका दांत से, और ये जो होता है ये होता है आपका तालु से। इसका मतलब दांत और तालु के योग से। तो ये इनका उच्चारण स्थान हुआ। आपसे प्रश्न करेगा कंठ और मूर्धा से कौन सा वर्ण उच्चारित होगा, तालु और नासिक से कौन सा वर्ण उच्चारित होगा, दांत और तालु से कौन सा वर्ण उच्चारित होगा, जय और ये से क्या बनता है, कै और से क्या बनता है, दे किन किन के योग से बनता है, त्रय किसके योग से बनता है, श्रय किसके योग से बनता है। तो ये था हमारा संयुक्त व्यंजन। लेकिन अब प्रश्न जो आता है मूल, वो है हमारे पास में सबसे, वो है आपका शब्दकोश। ये शब्दकोश के प्रश्न फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में तो 100% आते ही आते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा भी जाता है, कई बार छोटी जो प्रतियोगिता होती है उसमें भी पूछा जाता है शब्दकोश। अब आप ध्यान दें, शब्दकोश में किस तरीके से हम इनको आगे पीछे करेंगे। शब्दकोश ये है बाद और ये है पहले। यहां से हम लोग बात करें सबसे पहले वर्णमाला, वर्णमाला की शुरुआत, और दूसरा वर्ण के साथ में होता है शब्दकोश। शब्दकोश का आरंभ जो होता है वो याद रहे अंग से होता है या चांद बिंदु से होता है। इसके अलावा विसर्ग होता है, इसके अलावा ऐसे लेकर के औ तक वर्ण होते हैं, इसके बाद कैसे लेकर के मैं तक होते हैं, ये रे ले वे होता है, से और है होता है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ जो होता है वो यहाँ नहीं, वो यहाँ पर होता है। यानी कि अगर शब्दकोश अगर अपन देखेंगे तो शब्दकोश पूरा का पूरा है तक होता है के बाद शब्दकोश बंद हो जाता है। जिस प्रकार से अगर हम अंग्रेजी की बात करें
तो ए से लेकर जेड तक चलता है, ए की शुरुआत करते हैं जेड पहुंचता है और जेड खत्म होता है तो वापस ए आता है। ऐसा ही हिंदी में शब्दकोश में ये अंग से शुरू होता है तक पहुंचते हैं और है खत्म होते ही वापस अंग पर आ जाते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न यही आता है कि शब्दकोश में छह क्षत्रिय किससे पहले और किसके बाद आता है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं है के बाद में से और है, यानी कि आपका है और उसके बाद छह त्रय गे, ये पढ़ते आ रहे हैं। ये रे ले वे ले लिया, से है ले लिया, छह त्रय गे ले लिया। अब आपसे प्रश्न कर दिया जाए कि शब्दकोश में छह क्षत्रिय किससे पहले और किसके बाद आएगा। ऑप्शन आपका है ए है और त्रय, ऑप्शन है बी के और खे, ऑप्शन है सी खे और के, और ऑप्शन है डी त्रय और है। बोलिए, शब्दकोश में छह क्षत्रिय किससे पहले किसके बाद, किससे पहले किसके बाद आएगा। तो अधिकतर लोग यही कहेंगे त्रय से पहले और है के बाद, त्रय से पहले और है के बाद। उत्तर हमारा गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि है के बाद तो कोई भी वर्ण शब्दकोश में नहीं होते, शब्दकोश बंद हो जाता है। तो हम कहाँ ढूंढे? अब ढूंढेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये वर्ण संयुक्त हैं और ये किन्हीं किन्हीं दूसरे वर्णों के योग से मिले हुए हैं। अब जब इनको हम देखेंगे तो इन्हीं के आधार पर हम लोग इसको लेकर के आएंगे। तो यहाँ से प्रश्न का उत्तर निकल के आएगा। जैसे हम यहाँ से लेंगे इसको तो ये वर्णमाला बनती है के, छे, खे, गे, घे, अणे, छे, छे, जे, गे, झे, ये, टे, ठे, डे, ढे, अणे, ते, त्रे, थे, दे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे और मैं। ये तो हो गए 25, ये रह ले ये हो गए। और जो हमारे पास में चार ये है, इन्हीं के साथ में एक आता है और वो है शे, श्रे और शे। ये है वर्णों का क्रम। अब हमारा उत्तर सामने है कि शब्दकोश में किससे पहले और किसके बाद। तो देखिए छह छत्री यहाँ पर है, छह छत्री ख से पहले आ रहा है और क के बाद आ रहा है। तो उत्तर होगा हमारा क के बाद और ख से पहले। इसी तरीके से ये आपसे बाकी के पूछे जाएंगे कि तय त्रिशूल किससे पहले किसके बाद आएगा, ज्ञानी किससे पहले किसके बाद आएगा, श्रेय किससे पहले किसके बाद आएगा और दय किससे पहले किसके बाद आएगा। तो बच्चों उत्तर आपके सामने लिखे हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कौन सा वर्ण किसके है। तो तय त्रिशूल तय के बाद और थे से पहले आएगा, ज्ञानी आपका जय के बाद जय झंडे से पहले आएगा, स आपका श के बाद स षटकोण से आएगा और है दे जो है दय के बाद। और अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि शब्दकोश में इनसे पहले ये वाले वर्ण आएंगे और इनसे पहले ये वाले होंगे, इनके बाद ये आएंगे और इनके बाद में ये आएंगे, इन दोनों के बीच में ये आएगा और इनके आगे पीछे ये और ये आता है। तो इस तरीके से ये हमारा बन जाता है संयुक्त व्यंजन। मैं आप लोग को एक प्रश्न जो छोड़ रहा हूं, आपको दो प्रश्न छोड़ूंगा यहाँ, जो आपको खुद को करना होगा और अगली जो क्लास होगी उस क्लास में आप लोगों को मैं फिर उसको भी आपको विस्तार पूर्वक से बताऊंगा। तो पहला प्रश्न है लक्ष्य, लक्ष्मण, लक्षण और लखन, इन चारों में चारों जो हैं ए बी सी और डी, इनका शब्दकोश में सही यानी क्रम से लिखो, क्रम से लिखो। ये प्रश्न है आपके सामने, ये चार दिए गए हैं, इनको आपको क्रम वाइज लिख करके नहीं देखना है, करना है, ये आपके सामने है। और कल की जो क्लास होगी उससे इससे भी बेटर आपको और अच्छा लेना है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को और अच्छा से अच्छा मैटर मिलेगा। ये प्रश्न है और बाकी का धन्यवाद।